तो आइए देखते हैं वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णों की क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों की क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो जान लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जानने से पहले हमें ध्वनि को जानना होगा। तो देखिए ध्वनि क्या होती है। हम लोग हमेशा समझते ध्वनि, लेकिन ध्वनि की एग्जैक्ट परिभाषा कहते हैं वो देख लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को लिखा नहीं जाता, ध्वनि मौखिक इकाई होती है। फिर है अक्षर एवं वर्ण, जिसका क्षरण या खंड न हो, अर्थात ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी होती है और इसे ये ध्वनि चिन्ह कहते हैं। तो जिसका क्षरण या खंड न हो उसे ध्वनि कहते हैं। संस्कृत में भी कहा गया है न क्षरति इति अक्षरम्। अब दूसरी बात करते हैं भाषा के अंग एवं या उसकी इकाई की। तो देखते हैं भाषा किस किस अंग से मिलकर बना है। तो सबसे पहला है वर्ण। पहले बारी आती है वर्ण की। वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से आता है पद, और पद से पदबंध, और पदबंध से वाक्य, और वाक्य से भाषा बनती है हमारी। इतने स्टेप मिलते हैं तब कहीं जाकर भाषा का निर्माण होता है। और भाषा सबको पता है संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। ये बना है संस्कृत भाषा के। अब जान लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम लोग स्वर को पढ़ेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहायता के उच्चारण किए जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ये होते हैं बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, ये परतंत्र रहते हैं। वैसे तो स्वर के मुख्यतः दो भेद होते हैं, हर्ष और दीर्घ, लेकिन इनको मात्रा, जीवा, मुख के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बात करते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर की। ये एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक मतलब जिनका उच्चारण करने में एक टाइम का समय लगता हो, एक क्षण का समय लगता हो, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, ई, उ, री। फिर आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर दो होते हैं, मूल स्वर, मूल दीर्घ और दीर्घ संयुक्त। मूल दीर्घ में आते हैं आ, ई, उ, और दीर्घ संयुक्त में आते हैं ए, ओ, औ। ये द्विमात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक मतलब इनको उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है। अब बात करते हैं फ्लुत। फ्लुत स्वर होते हैं, ये ओम होते हैं, इनका चलन ओम नहीं, मतलब ये तीन, ये जो तीन लिखा हुआ है इसे त्रिमात्रिक, इसकी एक मात्रा यही होती थी, लेकिन अब इसका चलन बाहर हो गया, बहुत कम देखने को मिलता है। कभी कभी ओम लिखा जाता है तो उसमें इसको देखने को मिल सकता है आपको। और स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देख लेते हैं इधर मूल दीर्घ स्वर, वो किस किस वर्णों से मिलकर बने हैं, किस किस स्वर से मिलकर बने हैं। तो अ धन अ मिलकर बना है बड़ा आ। ई धन ई मिलकर बनती है बड़ी ई। उ धन उ मिलकर बनता है बड़ा उ। ये हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं ये तीनों। फिर बात करते हैं दीर्घ संयुक्त की। अ धन ई मिलकर बनता है ए। अ धन ए मिलकर बनता है ए। अ धन उ मिलकर बनता है ओ, और अ धन ओ मिलकर बनता है औ। तो ये चार हमारे दीर्घ संयुक्त हो जाते हैं। आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा था मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। आइए अब देखते हैं जीवा के आधार पर स्वर के भेद। जीवा के आधार पर स्वर के भेद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। बात करते हैं अग्र स्वर की। अग्र स्वर में आती है ई, ए। अग्र स्वर मतलब जिसमें उच्चारण करते समय जीवा हमारी आगे आए, आगे। जैसे आप उच्चारण करके स्वयं देख लीजिएगा घर पे, ई। देखिएगा जीवा आपके नीचे मतलब आगे आ रही होगी। फिर ए बोलेंगे तभी जीवा आपके आगे आएगी, इसलिए इन्हें अग्र स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर सिर्फ एक होता है अ। जब आप अ का उच्चारण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अ मध्य से निकल रहा है, जीवा के आधार पे हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, जीवा जहाँ टच करती है वहीं से इसका उच्चारण स्थान निकलता है, इसलिए बोलते हैं मध्य स्वर अ। अब
इसमें आएगा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ। आप इसका उच्चारण करेंगे तो जीवा इसमें पीछे की ओर जाएगी। आ, उ, ओ, औ और आ। आप स्वयं उच्चारण करके जरूर देखिएगा इसे घर पे। अब बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोली या आवृत्तिमुखी, दूसरा होता है अगोली या अवृत्तिमुखी। गोली या आवृत्तिमुखी मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ गोल आकार के बनेंगे, जैसे उ, ओ, औ, उ, ओ, औ। आप ध्यान देंगे कि ओठ के आकार गोल बन रहे हैं, तो इसे गोली और आवृत्तिमुखी स्वर कहा जाता है। और दूसरा होता है अगोली या अवृत्तिमुखी। इसमें ओठ जो होता है वो गोल आकार का नहीं बनता, ये होता है आ, ई, ए। अब बात करते हैं मुख के आधार पर स्वर के भेद। मुख के आधार पर स्वर के भेद चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है विपरीत, दूसरा अर्ध विपरीत, तीसरा समवृत्त, चौथा होता है अर्ध समवृत्त। तो विपरीत होता है जब उच्चारण के समय मुख द्वार हमारा पूरा खुला रहता है, उसे विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे इसमें होता है आ का उच्चारण जब आप करेंगे तो देखिए आपका मुख द्वार पूरा खुला रहेगा। दूसरा है अर्ध विपरीत। अब अर्ध विपरीत में उच्चारण के समय आपका मुख द्वार लगभग आधा खुला रहता है। इसमें आते हैं अ, ए, औ, आ। आप स्वयं उच्चारण करके देखिए, इसमें आपका मुख द्वार आधा खुलेगा। और तीसरा होता है मुख द्वार समवृत्त, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब न के बराबर खुला रहता है। ये होता है ई, उ। देखिए मुख द्वार ज्यादा नहीं खुल रहा है, ई, उ। और चौथा होता है अर्ध समवृत्त, इसमें मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, आधा बंद और इसमें आधा खुला रहता था। ध्यान दीजिएगा, अर्ध विपरीत में आधा खुला और अर्ध समवृत्त में आधा बंद। तो इसके जो स्वर होते हैं ए, ओ। देखिए लगभग आधा बंद, ए, ओ। अब बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान की। अब बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान की, मतलब स्वर उच्चारण कहाँ से किए जाते हैं। तो आ उच्चारण किए जाते हैं कंठ से। जब आप उच्चारण करेंगे तो कंठ से ध्वनि निकलती है। दूसरा ई का उच्चारण स्थान है तालु। फिर उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। फिर चौथा है री मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। और ए कंठ तालव्य से उच्चारित किए जाते हैं। ओ कंठोष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। ये उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आए दिन हर एग्जाम में पूछते रहते हैं कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन मूल रूप से 33 होते हैं। वैसे व्यंजन होते क्या हैं? स्वर युक्त ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं, अर्थात ये स्वर के बिना उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं। तो ये जो 33 मूल व्यंजन होते हैं, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, श वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, घ। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये इनकी संख्या हर वर्ग में 5-5 होती है। ये कुल मिलाकर 25 होते हैं। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है और ये होते हैं य, र, ल, व। और फिर है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। ये होते हैं श, श, ह। और फिर ये कुल मिलाकर 33 हो जाते हैं, जैसे 25, 4, 29, 29, 4, 33। ये इतने मूल व्यंजन में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये सब अन्य वर्णों से मिलकर बने होते हैं। देख लेते हैं ये किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। छ बनता है क और क धन श से। त्र बनता है त धन र से मिलकर। ज्ञ बनता है ज धन इय से। श बनता है श धन र से। ये अगर ये 4 मिला दें तो व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। अब कुछ अन्य व्यंजन है जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार उन्हें भी। बात करते हैं द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन की। ये 2 होते हैं, ढ और ढ। जैसे ये पढ़ाई वाला ढ है। और फिर बात करते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर 2 होते हैं, य और व। ये आपके अर्थस्थ में भी आते हैं। इन्हें अर्धस्वर की गणना अर्धस्वर में रखते हैं। ये होते हैं य और व। य मिलकर बनाता है ई धन अ। आप ध्यान दीजिए इन दोनों में स्वर का योग से बने हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। व बना है उ धन अ से। फिर अयोग व अंग अ। वैसे तो इन्हें स्वर के भेद माना जाता है, लेकिन इनका प्रचलन नहीं है। बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि स्वर
भेद हैं, लेकिन लिखने में सिर्फ स्वर के भेद के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ये होते हैं अंग आ, और इन्हीं कई किताबों में किंदल की संज्ञा दी गई है, मतलब इनका कहीं यूज नहीं होता है। अब होते हैं कुल मात्राएं 10 होती हैं। अमात्रिक स्वर अ होता है, जो बिना किसी मात्रा के होता है अ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? ये होते हैं च, छ, ज, झ। फिर होता है उष्म संघर्षी, ये होते हैं श, 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 ह। काकल्य वर्ण एग्जाम में पूछता है, ये होते हैं ह। इन्हें काकल्य वर्ण कहते क्यों हैं? जब आप कभी ध्यान दीजिए, जब आप कभी कहराते हैं या बीमार होते हैं तो आपके अंदर से आवाज निकलती है, ह की आवाज निकलती है, आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए पूरे कंकाल हमारा कांप जाता है, इसलिए इसे काकल्य वर्ण कहते हैं, ह। फिर होता है पार्श्विक वर्ण ल। फिर होता है लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित या प्रकंपित वर्ण र होता है। जब आप र का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा कांप उठेगी। जैसे र करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा, आपकी जीवा में कंपन उत्पन्न होगा, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अब चौथा आता है आगत वर्ण। आगत वर्ण में ज, फ आता है, ये नुक्ते के साथ हो, ज और फ ये आगत वर्ण होते हैं। जबकि आगत स्वर आ होता है। स्वर और वर्ण ध्यान दीजिएगा, वर्ण और स्वर अलग होते हैं। स्वर वर्ण का ही पार्ट होता है, लेकिन आगत इसे व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वर्ण में तो दोनों आ जाएंगे। फिर होता है नवीन विकसित ध्वनि। कुछ नवीन विकसित ध्वनि आजकल प्रचलित है भारत में, जैसे क, ख, ग, घ। इनके नीचे जब नुक्ता, इसे कहते हैं नुक्ता लगा देते हैं तो ये नवीन विकसित ध्वनि कहलाते हैं। अब ये अनुस्वार जब हम किसी के ऊपर ये बिंदी लगी रहती है इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय हमारे नाक से वायु ज्यादा निकलती है, जैसे कंकड़ या फिर चंचल। आप ऐसे वर्णों का उच्चारण करेंगे तो अनुस्वार उसमें लगा रहता है। फिर होता है अनुनासिक, मतलब ये वाली जिस चंद्र बिंदी की इसे बोलते हैं। जैसे ये कई वर्णों में तो चांद, इसमें नाक से कम मुंह से ज्यादा निकलती है, दोनों का सम्मिलन होता है, इसलिए इसे अनुनासिक बोलते हैं। फिर द्वित या द्वित्व व्यंजन, ये इसमें जब दो व्यंजनों के मेल में बीच में कोई स्वर नहीं रहता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा में जो च है, आधा च और च है, इनके बीच में आप देखेंगे कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए बच्चा ये द्वित्व व्यंजन हो जाते हैं। कुत्ता ये द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। अब बात करते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं? तो पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग, और इसमें ह भी आता है। ये 6 कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। फिर है च, छ, ज, झ, य और य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र और स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर त, थ, द, ध, न और ल और स, इनका स्थान दंत है। फिर है प, फ, ब, भ, म, इनका स्थान ओष्ठ है। अगर आपको ये याद करने में कठिनाई हो रही है तो इसका एक ट्रिक है, कंठामूर्ध ओष्ठ। कंठा मतलब क से कंठ हो जाएगा, जब आप क, ख, ग, घ, अंग और ह की बात करेंगे तो उसमें कंठ हो जाएगा क से, और त से तालु हो जाएगा, मुंह से मूर्धा हो जाएगा, कंठा मूर्ध से दंत हो जाएगा और ओष्ठ हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण प्रयत्न, तो सबसे पहले जान लेते हैं उच्चारण प्रयत्न होता क्या है। किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय हमारे मुंह के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे कहते हैं उच्चारण प्रयत्न। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राणत्व, जिसे हम वायु कहते हैं के अनुसार ध्वनि। प्राणत्व या वायु के अनुसार ध्वनि यानी मुख के उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की जितनी वायु निकलती है उसे हम कहते हैं प्राणत्व या वायु के अनुसार ध्वनि। पहला होगा अल्प प्राण। इसमें इसका अल्प प्राण यानी वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वार से श्वास वायु बहुत ही अत्यल्प, बहुत ही कम निकलती है इन वर्णों का उच्चारण करते समय, और इनकी संख्या 19 होती है। तो देख लेते हैं ये होता क्या है। सभी बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण यानी इसके जो वर्ड होते हैं उनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो श्वास वायु निकलती है वो बहुत ही कम निकलती है और अत्यंत निकलती है। ये होते हैं पहला, यानी हर वर्ग के जो पहले वर्ड होते हैं क, च, ट, त, प, हर वर्ग का तीसरा वर्ड ग, ज, ड, द, व, और हर वर्ग का 5वां वर्ड अंग, इ, ड़, न, म, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, ये आते हैं अल्पप्राण के अंदर। तो आप इसको 135 से याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं य, र, ल, व।
इसको याद कर लीजिएगा। 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण की संख्या 14 होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से श्वास वायु बहुत अधिक मात्रा में निकले उसे महाप्राण कहते हैं। तो ये होते हैं हर बार के दूसरे, चौथे और उस व्यंजन इसमें महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा यानी ख, छ, ठ, थ, फ। चौथा यानी घ, झ, ढ, ध, भ। उस व्यंजन श, 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 ह। 24 यानी इसको आप 24, 2, 4 और उस व्यंजन, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं घोषत्व। घोषत्व के अनुसार ध्वनि। घोषत्व यानी कंपन या घर्षण, मतलब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख द्वार में जितना घर्षण या कंपन उत्पन्न होता है उनके आधार पर वर्णों का प्रयत्न कैसा होता है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अघोष, दूसरा है सघोष। अघोष यानी ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख द्वार से बहुत कम घर्षण होता है मुख द्वार में, उसे अघोष वर्ड कहते हैं। अघोष वर्ड होते हैं हर वर्ग का पहला यानी क, छ, ट, त, प। दूसरा यानी ख, छ, ठ, थ, फ और उसमें श, श, श। ये तीनों वर्ग आते हैं हमारे अघोष में। आप इसको 12 और उसमें से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं सघोष यानी सघोष या घोष, इनकी संख्या 20 होती है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख द्वार में बहुत कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं 3, हर वर्ग का तीसरा वर्ड घ, ज, ड, द, ब। हर वर्ग का चौथा वर्ड घ, झ, ढ, ध, भ। हर वर्ग का पांचवा वर्ड अंग, इ, ड़, न, म। और इसमें अंतस्थ आता है य, र, ल, व और उस्म का ह आता है। आप इसको 345 करके याद करिएगा और इसमें अंतस्थ और उस्म को जोड़ लीजिएगा। और इसके कुछ नोट पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है, तो इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रयत्न के वर्णों में केवल मूल व्यंजनों की गणना होती है। मूल व्यंजन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, सिर्फ उन्हीं की गणना की जाती है। प्रयत्न के अंदर सिर्फ उन्हीं की गणना की जाती है। फिर है दूसरा नोट पॉइंट, 2 महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं होता, यानी ख, छ, ठ, त, प इन लोगों का उच्चारण आप एक साथ कभी नहीं कर सकते। और तीसरा नोट पॉइंट है समस्त स्वर सघोष तथा अल्पप्राण होते हैं, मतलब समस्त स्वर सघोष होंगे और अल्पप्राण होंगे। तो आज की आपकी वीडियो यही समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।